नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अच्छी बात है जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लोगों ने सही और सहज माना। देश, समाज, मीडिया और राजनीति के प्याले में तूफान नहीं आया। यह बदले वक्त का प्रमाण है। सचमुच जाट आरक्षण को निरस्त करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला दो टूक है तो जनता में उसे सही भी माना जाना बदले वक्त का सबूत है। जैसे भारत की राजनीति बदली है वैसे उसके फार्मूले भी बदले हैं। आरक्षण का झुंझुना अब वोट नहीं दिलाता। मंडल और जात राजनीति बासी हो गई है। नई नौजवान आबादी, शहरीकरण और अच्छे राज व विकास की भूख ने वोट पाने के फार्मूले बदल दिए हैं। यदि कोई पार्टी किसी जात विशेष को आरक्षण देकर खुश करेगी तो बाकी तमाम जातियां एकजुट होकर उस पार्टी व नेता को हरा देगी। जरा याद करें, कांग्रेस ने आम चुनाव से ठीक पहले यूपी, हरियाणा के जाटों का आरक्षण किया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण हुआ। जाटों ने चुनाव से पहले इसीलिए आंदोलन किया था ताकि वोट का दबाव बने। कांग्रेस इस दबाव में आई, आरक्षण किया और साफ हो गई। हरियाणा तक में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। हरियाणा में लोकसभा हो या विधानसभा, गैर जाटों के गुस्से में जाटों को राजनीति में जीरो बना दिया गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि गैर जाट मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी हो या अरविंद केजरीवाल, इन दोनों की दास्तां गैर मंडल राजनीति है, आरक्षण विरोध है। उस नाते वक्त है कि आरक्षण की राजनीति में अब आर्थिक कसौटी को लाने पर नेता व पार्टियां सोचे। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी की किसान रैली में दूसरी पार्टियों के नेता शायद नहीं शामिल होंगे। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि 19 अप्रैल की रैली में दूसरी पार्टियां आएं और यह विपक्ष का साझा शो बने। हालांकि कांग्रेस के कई पुराने नेता चाहते हैं कि संसद में और खास तौर से राज्यसभा में अगर सरकार को भूमि बिल पर हराना है तो विपक्ष की एकता दिखाने की जरूरत है। इन नेताओं ने पिछले महीने इस बिल के खिलाफ सोनिया गांधी का राष्ट्रपति भवन तक मार्च कराया था। इसमें जनता परिवार की 6 पार्टियों के अलावा लेफ्ट, तृणमूल कांग्रेस आदि के नेता भी शामिल हुए थे। गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा विपक्षी पार्टियों ने पिछले दिनों भूमि बिल पर प्रदर्शन किया तो उसमें कांग्रेस नेता जयराम रमेश को बुलाया। सो कहा जा रहा है कि रमेश भी चाहते हैं कि कांग्रेस की रैली में इस बिल का विरोध करने वाली सभी पार्टियों को बुलाया जाए। रैली के अगले दिन 20 अप्रैल से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, इसलिए कांग्रेस नेता चाहते हैं कि उसमें विपक्ष एकजुट होकर काम करे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के इस रुख से जनता परिवार की पार्टियों के नेता नाराज हैं। उन्होंने सोनिया के मार्च में शामिल होकर उसे सफल बनाया था, लेकिन अब इनमें से कई नेता इसका अफसोस भी कर रहे हैं। बहरहाल राहुल के लौटने के बाद कांग्रेस के नेता उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के मंच पर विपक्षी नेताओं के आने से देश भर में कांग्रेस की मजबूती और उसके नेतृत्व का मैसेज जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार और उत्तर प्रदेश का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ेगी। इन दोनों राज्यों में भाजपा दिल्ली वाली गलती नहीं दोहराने जा रही है। दिल्ली में भाजपा डॉक्टर हर्षवर्धन और किरण बेदी दोनों के नाम पर लड़कर हारी, सो ऐसा जोखिम बिहार और उत्तर प्रदेश में नहीं लिया जा सकता है। भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि बिहार में पार्टी नेतृत्व के सवाल पर बुरी तरह से बटी है। पार्टी के सर्वोच्च नेता सुशील मोदी हैं, लेकिन पार्टी के भीतर उनका समर्थन करने वाले गिने चुने हैं, खासकर बड़े नेताओं में। पार्टी के अधिकतर बड़े नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाए। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2 साल बाद होना है, लेकिन भाजपा ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास नेतृत्व की कमी है। उसके 2 सबसे चमत्कारिक नेता राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह प्रदेश की राजनीति से दूर हो गए हैं। बचे हुए नेताओं को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है। बसपा से दलित वोट तोड़ना है और इसका भी ध्यान रखना है कि ब्राह्मण बसपा की ओर न जाएं। ऐसे में सपा की ओर से हो रही ओबीसी गोलबंदी को रोकना है और उसके ठाकुर वोट को अपनी ओर लाना है। जाट वोटों को रालोद की ओर जाने से भी रोकना है। यह सब किसी एक नेता को घोषित करके संभव नहीं है। मोदी चूंकि वाराणसी से सांसद हैं और उनके नाम पर अपने आप एजेंडा सेट होगा, इसलिए उनके नाम से ही चुनाव लड़ा जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी राज्यों में अपनी विरोधी पार्टियों पर हमला करने के लिए उन्हीं के नेताओं का इस्तेमाल कर रही है। पहले भी भाजपा ने ऐसा किया है, हालांकि उसका फायदा मिलने की बजाय नुकसान हो गया। दिल्ली के चुनाव में भाजपा ने आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले 2 नेताओं विनोद कुमार बिन्नी और शाजिया इल्मी का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया था। इन दोनों ने केजरीवाल के खिलाफ जमकर अभियान चलाया, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। उससे पहले ओडिशा में भी नवीन पटनायक के बहुत करीबी रहे प्यारी मोहन महापात्र के जरिए पटनायक पर हमला कराया गया, लेकिन वहां भी नतीजा उल्टा निकला। कांग्रेस नेताओं पर हमले के लिए भाजपा पुराने कांग्रेस नेताओं का इस्तेमाल कर रही है। इस रणनीति को बिहार और पश्चिम बंगाल में आजमाया जा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने पुराने नेता नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला है। वे रोज उनके खिलाफ अनाप शनाप बयान देते हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा उनके जरिए नीतीश को निशाना बना रही है। फरवरी में सरकार से हटने के बाद मांझी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं। उधर बंगाल में मुकुल रॉय के जरिए ममता को निशाना बनाया जा रहा है। रॉय दिल्ली के भाजपा नेताओं के संपर्क में है। बताया जा रहा है कि शारदा चिटफंड घोटाले की सीबीआई जांच से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उन्होंने अभी एक पत्रिका में 4 पन्नों का लेख लिखकर मोदी की तारीफ की है और ममता को निशाना बनाया है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 10 महीने के अपने कार्यकाल में एनडीए की सरकार ने राजनीति, प्रशासन और अर्थव्यवस्था के मामले में पूरी दुनिया में भारत की विश्वसनीयता बहाल की है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद दिए अपने पहले इंटरव्यू में कहा है कि उनकी सरकार ने अपनी गतिशीलता से यूपीए सरकार के समय के नीतिगत लकवे की स्थिति को दूर किया है। अंग्रेजी के अखबार हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कोयले और स्पेक्ट्रम की नीलामी से जाहिर हो गया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो पारदर्शिता संभव है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीबों की मदद करने वाली है और इसके पक्ष में उन्होंने एलपीजी सब्सिडी के सीधे खातों में हस्तांतरण की मिसाल दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेक इरादे के साथ सुशासन उनकी सरकार का प्रतीक है और ईमानदारी के साथ अमल करना उनकी मुख्य अभिलाषा है। भारत पाकिस्तान संबंधों पर उन्होंने कहा कि वे बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझाने के हक में हैं, लेकिन उससे पहले आतंकवाद खत्म होना चाहिए और शांति का माहौल बनना चाहिए। न्यायपालिका पर की गई अपनी टिप्पणियों को दरकिनार करते हुए मोदी ने सिर्फ इतना कहा है कि वे न्यायपालिका का विश्लेषण नहीं करना चाहते, विशेषज्ञों को ये काम करना चाहिए। सत्यम कंप्यूटर के संस्थापक रामलिंगा राजू को सीबीआई की विशेष अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घोटाले के आरोपी राजू के ऊपर अदालत ने 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में राजू के साथ आरोपी बाकी 9 लोगों को भी दोषी ठहराते हुए अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। ये घोटाला 7 जनवरी 2009 को सामने आया था। इस मामले में राजू के ऊपर हेराफेरी का आरोप लगा था। उन्होंने अपनी कंपनी के खातों में हेराफेरी करके मुनाफा बहुत ज्यादा दिखाया था, जिससे बाद में निवेशकों को 14,000 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा। सीबीआई ने फरवरी 2009 में मामला दर्ज करके इसकी जांच शुरू की थी। इस दौरान 3000 दस्तावेजों की जांच हुई, करीब 225 गवाहों से पूछताछ हुई। घोटाला खुलने के बाद राजू को गिरफ्तार कर लिया गया था और वे 32 महीने तक जेल में रहे थे। जम्मू कश्मीर की विपक्षी पार्टियों और अलगाववादी संगठनों के विरोध के बाद आज राज्य के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा है कि सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए अलग कॉलोनी नहीं बनाएगी। सईद ने आज विधानसभा में कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को बता दिया है कि घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए अलग कॉलोनी नहीं बन सकती है और उनको बाकी समाज के साथ ही रहना होगा। राज्य सरकार के इस रुख के बाद कश्मीरी पंडितों को घाटी में फिर से बसाने की योजना पर केंद्र के साथ उसका टकराव शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास करना चाहती है। इस बारे में मुफ्ती की दिल्ली यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह से बात हुई थी और राजनाथ सिंह ने उनको कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी बनाने के लिए जमीन की पहचान करने को कहा था। राज्य सरकार में शामिल भाजपा मुख्यमंत्री के इस रुख से नाराज है और उसके नेताओं का कहना है कि पंडितों के पुनर्वास में अड़ंगा लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के आरोपी टाइगर मेमन के भाई याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन को राहत नहीं दी है। सर्वोच्च अदालत ने उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी है। साथ ही अदालत ने उसकी फांसी की सजा पर लगी रोक भी हटा दी है। मेमन ने अपनी याचिका में फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मेमन को किसी समय फांसी दी जा सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति पिछले ही साल उसकी दया याचिका खारिज कर चुके हैं। 21 मार्च 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा बरकरार रखने का फैसला दिया था। उसके बाद उसकी दया याचिका खारिज हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी है।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज सीआरपीएफ के मुख्यालय के लिफ्ट में फंस गए थे। उनके साथ गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और सीआरपीएफ, आईटीबीपी और गृह मंत्रालय के कई अधिकारी भी थे। वे करीब 5 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। बाद में लिफ्ट हैंडलर ने किसी तरह दरवाजा खोला और उनको छत के रास्ते बाहर निकाला गया। वे सीआरपीएफ के शौर्य दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वसंत कुंज स्थित इसके मुख्यालय में गए थे। बाद में उन्होंने अपने भाषण के दौरान घटना का ब्यौरा दिया। उनके लिफ्ट में फंसे होने के दौरान ये खबर भी आने लगी थी कि उनको बंधक बना लिया गया है। चुनाव आयुक्त नसीम जैदी को आज देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। कानून मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वे 19 अप्रैल से अपना कामकाज संभालेंगे। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त एच.एस. ब्रह्मा 18 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। नसीम जैदी का कार्यकाल जुलाई 2017 तक होगा। जैदी 1976 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 3 चुनाव आयुक्तों में से सबसे वरिष्ठ आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की परंपरा के तहत जैदी की नियुक्ति हुई है। ब्रह्मा के रिटायर होने और जैदी के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद चुनाव आयोग में एक आयुक्त की जगह खाली हो गई है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के लिए जात राजनीति अब घाटे का सौदा है। मायावती, लालू यादव से लेकर अजीत सिंह जैसे तमाम जात नेता आज हाशिए में हैं और अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक से लेकर नरेंद्र मोदी सब नए आइकॉन बने हैं। तो वजह आम जनता में नई सोच का बनना है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी कोटे में जाटों को आरक्षण देने का कानून निरस्त कर दिया है। उधर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को अदालत में चुनौती मिली हुई है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है कि आरक्षण के लिए सिर्फ जाति को आधार नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए मराठा आरक्षण पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार जाट आरक्षण रद्द करने के फैसले पर फिर से विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई है, लेकिन इस फैसले को लेकर सामाजिक स्तर पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं हुई है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या दिल्ली में जाट बिरादरी सड़कों पर नहीं उतरी है। जाटों की राजनीति करने वाली पार्टियों के नेता भी चुप बैठे हैं। कुछ जाट संगठन जरूर प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अधिकतर लोगों ने सहज भाव से लिया है। राजनीतिक दलों को भी इससे सबक लेना चाहिए। आरक्षण की राजनीति के बजाय सर्वजन की चिंता करनी चाहिए। जातियों के बजाय सबके विकास पर ध्यान देना चाहिए। चुनावी राजनीति में भी जाति अब सबसे ज्यादा असर डालने वाला कारक नहीं रह गई है। इसे कई चुनावों ने साबित किया है। बिहार में नीतीश कुमार का करिश्मा या उत्तर प्रदेश में लगातार 2 चुनाव में बसपा और सपा को पूर्ण बहुमत मिलना इस नए ट्रेंड को दिखाता है। दलित राजनीति करने वाली मायावती या मुस्लिम यादव की राजनीति करने वाले मुलायम सिंह यादव को सर्वजन की राजनीति ने जीत दिलाई। केंद्र में नरेंद्र मोदी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जीत भी इस राजनीति के मजबूत होने की पुष्टि करती है। असल में राजनीति का पारंपरिक ढर्रा बदल गया है। नेताओं को इसे समझना होगा। अब उम्मीदों और आकांक्षाओं की राजनीति हो रही है। जाति और समुदाय से परे युवाओं का ऐसा समूह उभरा है जिसे अपने कैरियर और जीवन स्तर की चिंता है। वह सोशल मीडिया के जरिए दुनिया से जुड़ा है और तरक्की की उम्मीदों से वोट करता है। उसके लिए भावनात्मक या अस्मिता के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं। इन मुद्दों का महत्व पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया है। इसे समझे बगैर चुनावी सफलता हासिल करना अब मुश्किल दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इस राजनीतिक पहलू से इतर कुछ और सवाल भी खड़े हुए हैं। इसमें एक सवाल आरक्षण के मौजूदा स्वरूप को लेकर भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ जाति ही आरक्षण का आधार नहीं हो सकती है। यह बात आरक्षण की व्यवस्था देते समय भी कही गई थी। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा होने को आरक्षण की शर्त बनाया गया था, लेकिन इस शर्त का पालन नहीं हो रहा है। बाद में इसमें क्रीमी लेयर की व्यवस्था जोड़ी गई ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को ही आरक्षण मिले। लेकिन भारत में जैसे अच्छी सोच के साथ बनाए गए सारे कानून फेल होते हैं, वैसे ही ये भी फेल हो गया। आरक्षण का पुराना ढर्रा चलता जा रहा है। बरसों से ये बहस हो रही है कि आर्थिक पिछड़ेपन को भी आरक्षण का आधार बनाया जाए, पर इस दिशा में भी कोई ठोस पहल नहीं हुई है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक बार फिर से ये सारे पहलू उभर कर आए हैं। सरकारों और पार्टियों को इन पर विचार करना चाहिए और बदलते समय के हिसाब से आरक्षण के नए मानक गढ़ने चाहिए ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को इसका लाभ मिले। अब एक ब्रेक है, उसके बाद आरक्षण के पिट गए फार्मूले पर चर्चा करेंगे। मराठा और जाट आरक्षण मंडल राजनीति की हद थे। बहुसंख्यक जनता गुस्सा हुई। कहा गया कि यदि खाते पीते भूमिधारी भी यदि आरक्षण पाएंगे तो गरीब कमजोर तबके के लिए आरक्षण में क्या बचेगा। उस नाते सुप्रीम कोर्ट का फैसला झंझोड़ देने वाला है। नेताओं और पार्टियों को आर्थिक या कि सिर्फ गरीब के आरक्षण की कसौटी अब अपनाने का वक्त है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ल है। शंभू जी, जाट आरक्षण को निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमीनी तौर पर खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा, इसमें बिरादरी में, जातियों में किस तरह का रिएक्शन है? देखिए, जाट आरक्षण के खिलाफ गया कौन था कोर्ट में, हम यहां से बात शुरू करते हैं। अखिल भारतीय ओबीसी रक्षा समिति करके संगठन गया था, जो इसमें ज्यादातर गुज्जर और यादव लोग थे। उनको लग रहा था जाटों के आने से इस वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, करीब 9 राज्यों में उनका ठीक ठाक हो सकता है, उसका बड़ा ऐसा असर पड़ जाएगा कि उनका चूंकि क्रीमी लेयर है, पढ़ा लिखा तबका अच्छा खासा उनका है, तो जो 27% रिजर्वेशन जो मंडल के तहत मिला था वो सीधे सीधे बोले जाएंगे। इसलिए उनके खिलाफ वो लोग गए थे। अब जितना वो कंसोलिडेट होते हैं इसके आरक्षण के समर्थन में, उतना हो सकता है उसके खिलाफ भी हो। लेकिन कुल मिला के ओवरऑल जो स्थिति है वो उससे जाट आरक्षण के खिलाफ मामला जाने से बहुत स्थिति नहीं बनने वाली, क्योंकि बहुत नहीं, मतलब इस पे आपके अनुसार क्या ये आरक्षण का फार्मूला बिरादरी में और समाज में और राजनीति में अभी भी उतना ही प्रासंगिक है, या अब घटनाओं ने और वक्त ने इनको इरेलेवेंट बना दिया? जी, अब वैसा प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि ये अभी मैंने पिछले दिनों में मथुरा में मैंने देखा कि जयंत जिस तरह बोल रहे थे, उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। उनका सुप्रीम कोर्ट का मामला था और सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए था पहले क्या फैसला दिया था और अब क्या दे दिया, यानी गोलमोल सब लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि आरक्षण अब उस तरह वोट बैंक, मतलब अब वो जाति के आधार पे नहीं, तो क्या ये माना जाए कि क्या नेता और राजनीतिक बिरादरी सभी जातियों का समर्थन ले, कि नई राजनीति में गरीब को या जो बिल्कुल आर्थिक कसौटी को आधार बनाए? जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें तो कहीं ना कहीं संकेत मिल रहा है कि गरीब को बनाया जाए। अभी पिछले दिनों जैसे हम मराठा को ही ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा महाराष्ट्र मराठा को लेते हैं। जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो महाराष्ट्र में लगभग 90% तक होल्डिंग की खेती की मराठों के पास है। 17 जो अब तक मुख्यमंत्री हैं उसमें से 12 उनके बने हैं। जितने इंस्टीट्यूशन है पढ़ाई के, शैक्षिक मतलब प्रोफेशनल और मैनेजमेंट या इस तरह के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसमें लगभग 50% ज्यादा मतलब जमींदार भी है, खाते पीते भी है, अमीर भी है, राजनीतिक ताकत भी है, उसके बावजूद कांग्रेस ने 67 साल बाद उनको आरक्षण किया। तो ये अब कांग्रेस को भी इस तरह का रियलाइजेशन, मतलब राजनीतिक पार्टियों को है? कांग्रेस ने न सिर्फ आरक्षण किया बल्कि एनसीबीसी जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड उसकी भी अनदेखी कर दी। मंडल आयोग में इन लोगों को नहीं बताया गया कि रिजर्व कैटेगरी में आती हैं या ओबीसी कैटेगरी में है, इसकी अनदेखी करने के बाद किया था। तो कांग्रेस ने जब जाटों का आरक्षण दिया या मराठों का आरक्षण दिया तो गैर कानूनी रूप से ही था। एक सवाल यहाँ थोड़ा सा नहीं, इसमें गैर कानूनी का अलग एक इशू है। अच्छा। लेकिन क्या राजनीतिक अर्थ के नाते कि वोट पाने की इस राजनीति में वो बैकफायर नहीं किया, दूसरी जातियों को गोलबंद नहीं बना दिया, कांग्रेस ने अपनी कब्र नहीं खोदी किया? बिल्कुल, क्योंकि दूसरी जातियां दूसरी तरफ गोलबंद हो गई। इनके खिलाफ यही तो मजेदार बात है कि आरक्षण के खिलाफ, यानी जाटों के आरक्षण के खिलाफ कोर्ट कौन गया था? वो भी ओबीसी लोग गए थे, कोई सवर्ण नहीं गए हैं। और ओबीसी अब अगर ये मान लिए जाटों को अपनी तरफ लाने के लिए गोलबंद जाटों को करें, तो दूसरी तरफ एक विशाल जो तबका है जिसे आप कह सकते हैं कि 52% का दावा किया था, वो तो नाराज हो जाएगा। इसलिए 2% जाटों के लिए 52% का रिस्क नहीं लेंगे, कोई भी पार्टी नहीं लेगी। नहीं, तो उस नाते फिर क्या ये एक राजनीतिक धारा बन सकती है क्या कि भाई गरीब को और
आम आदमी को या मतलब जो बिल्कुल गरीब, बेहद गरीब हो, किसी भी जाति का हो, उसको आरक्षण हो? ये तो बनने जा ही रही है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें कहा है जाति एक पिछड़े होने का प्रतीक नहीं हो सकती है। हाँ, और वो लगातार स्थायी तौर पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो ठीक है 89 की क्या स्थितियां थी, 90 की क्या स्थितियां थी, आज स्थितियां भिन्न है। तो आज उस तरह से जाति को लेकर के आरक्षण देना तो बहुत ना तो फ्रूटफुल है चुनाव के लिए, ना राजनीतिक तौर पे, ना सामाजिक तौर पे। पिछले चुनाव 2014 के चुनाव और बाद के हरियाणा का चुनाव हो या महाराष्ट्र का चुनाव हो, और जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति या नरेंद्र मोदी की राजनीति, ये तमाम राजनीति में लगता नहीं कि अब मंडलवादी युग से राजनीति बाहर अलग फार्मूलों की तरफ बढ़ रही है? देखिए, जो पिछला चुनाव हुआ उसमें मंडलवादी नहीं, लोकसभा चुनाव में हम देखते हैं मंडलवादी नहीं, लेकिन अभी तक होता ये था कि जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार जो काऊ बेल्ट है, उसमें आमतौर पे पिछड़ी जातियां अपनी जातियों के साथ जाती थी, सवर्ण जातियां अपनी जातियों के साथ, या मजबूरी में सपा बसपा का या उसका राजद का या जनता दल यू का चयन होता था। इस बार सभी जातियां एक सुर से मोदी का नाम ले रही थी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो जो जाति से ऊपर उठ के कोई और स्लोगन, कोई और नारा था। दूसरा आया अरविंद केजरीवाल का चुनाव। अरविंद केजरीवाल ने किसी जात के आधार पर टिकट नहीं दिए, सबको पता है। उन्होंने इवन ना तो संप्रदाय के आधार पर टिकट दिए, खुल्लम खुल्ला कहा कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आम आदमी की लड़ाई है भाई, और वो भ्रष्टाचार के इश्यू के खिलाफ है, उसके खिलाफ। उसमें उनको ऐसी सफलता मिली जो अभी तक मिली नहीं, जो किसी को नहीं मिली। तो इसलिए राजनीति के पैरामीटर, राजनीति की जो आगे की जो दिशा है वो कुछ बदलती हुई बदल रही है। और उसको जो पुराने मंडलवादी नेता ये बूझ रहे हैं या नहीं बूझ रहे, मुलायम सिंह यादव या उनके परिवार या बाकी नेता इसको लेकर कैसे सोच रहे? देखिए, 25 साल पुराना मंडल था, उसके बाद यहाँ सारी स्थितियां बदल गई, चुनावी समीकरण बदल गए, और जो लोग पहले सत्ता में काबिज से दूसरे लोग आ गए। अब ये जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको ही पता है कि मंडल के बूते अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाले, क्योंकि मंडल फिर जातियों में भेद करा देगा। इवन ओबीसी जातियों में भी जिस तरह का एक तरह की एक समानांतर रेखा खिंच गई है, उससे बड़ी खराब स्थिति हो गई है। इससे चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे मायावती हो, चाहे इवन चौधरी अजीत सिंह की पार्टी रालोद भी इस मामले में कुछ नहीं हुआ। तो मतलब ये कि अब एक सर्वजन वाला जो फार्मूला है वो ज्यादा सर्वजन और गरीब और आर्थिकी का ज्यादा रहेगा, या ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा, या विकास का, या मतलब किस तरह का एक नया? अब देखिए, दो चीजें, एक तो विकास है, दूसरा सर्वजन है। जब हम विकास की बात करते हैं तो उसमें सर्वजन आ जाता है, अपने आप आ जाता है, क्योंकि उसमें गरीब है, उसमें कोई आरक्षित तबका, उस तरह से जाति आधार पर आरक्षित तबका नहीं है। तो स्थितियां बदली हैं। जी समूह जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।